नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिवार। यूपी में चुनावी मुकाबला बीजेपी ने 273 सीटों से जीत लिया है, जबकि मुकाबले में बीजेपी की प्रतिद्वंदी सपा को 125 सीटें मिली। वहीं कांग्रेस को 2, बसपा को 1 और अन्य को 2 सीटें मिली। वहीं ये हुई नतीजों की बात। अब जब बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत गई है तो अब सबका फोकस नई सरकार पर है। योगी सरकार 2.0 के तहत कब शपथ लेंगे और सबसे अहम योगी कैबिनेट 2.0 में कौन कौन मंत्री होंगे, ये देखना होगा। उससे पहले खबरें ये भी आ रही हैं कि होली से पहले योगी शपथ ले सकते हैं सीएम पद की। और उससे पहले हम देख रहे हैं कि जीते हुए विधायक जो है मंत्रिमंडल में अपनी जुगत लगाने के लिए योगी दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक बार फिर से यूपी की सियासत का जो सेंटर है वो दिल्ली बन गया है। आज योगी कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है और दिल्ली से इशारे का भी इंतजार है। दिल्ली से इशारा मिलते ही यूपी के तमाम बड़े दिग्गज दिल्ली पहुंचेंगे और इस पर मंथन किया जाएगा। और दिल्ली दरबार में योगी की हाजिरी उसके बाद मानी जा रही है मोदी के सामने होगी, जिसमें कैबिनेट पर अंतिम फैसला दिल्ली से ही लिया जाएगा। ऐसे में अब योगी सरकार 2.0 कैसी होगी, इसका सबको इंतजार है और सभी की निगाहें जो है इस पर टिकी हुई हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि आज जो आखिरी कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें क्या कुछ अहम रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल ये है कि जो अब नई सरकार बनेगी योगी सरकार 2.0, उसमें किस तरीके से जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। तो यहाँ पर परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और वहीं सपा प्रवक्ता मोहम्मद तारिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद तारिक नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। और क्योंकि अब सबसे पहला सवाल यहाँ पर आप ही से बनता है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत अच्छे जानकार हैं इस चीज़ों को लेकर। अब जब बीजेपी चुनाव जीत चुकी है प्रचंड बहुमत से, तो अब सबका फोकस यहाँ पर योगी सरकार 2.0 पर है कि आखिर उसको किस तरीके से यहाँ पर मैनेज बीजेपी करने वाली है, किस किस को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार की जो दूसरी पारी है वो कैसी होगी और किन किन को इसमें जगह दी जा सकती है? देखिए, योगी की दूसरी पारी थोड़ा सा पहली पारी से अलग होने वाली है। मंत्रिमंडल भी थोड़ा सा अलग होने वाला है। कुछ पुराने सीनियर लोगों को जरूर रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी आएंगे जैसे AK शर्मा MLC जो ब्यूरोक्रेट थे, प्रधानमंत्री के साथ काम किया था, वो अभी वेटिंग में है लंबे समय से। पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, शायद वो इंडक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा असीम अरुण, चूंकि कास्ट कॉम्बिनेशन में बिल्कुल सटीक है और BSP के वोटों पे उनकी बीजेपी की निगाह है, तो मुझे लगता है असीम अरुण को जरूर मंत्रिमंडल में। बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल रही हैं, उनको बहुत महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। संभव है वो विधानसभा अध्यक्ष भी बनाई जा सकती हैं या फिर डिप्टी CM बनाई जा सकती हैं। कई उलटफेर बीजेपी करेगी। चूंकि जो एक्सपीरियंस है 5 साल का, बीजेपी अपने मॉडल को थोड़ा सा रीलॉन्च करेगी, नए तरीके से लोगों के बीच में अपनी बात रखने की कोशिश करेगी, मेहनत करने वाले मंत्रियों को ले आएगी। क्योंकि 2 साल का वक्त है लोकसभा चुनाव में और 2 साल में इनको जनता की जो उम्मीदें हैं, जिस तरह से। विजय जी आपने लोकसभा की बात की है, तो अब मैं ये सवाल मेरा यही है कि योगी सरकार 2.0 की बिसात जो है 2024 की लड़ाई को साधते हुए बिछाई जाएगी? नहीं, तो आप दोबारा सवाल करें। योगी सरकार 2.0 की जो बिसात है 2024 की लड़ाई को साधते हुए बिछाई जाएगी? नहीं, जिम्मेदारी तो योगी पे सबसे ज्यादा होगी, यूपी की जो सरकार है। क्योंकि देखिए, 2014 में जब बीजेपी 73 सीट जीती थी तो उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब बीजेपी की सरकार आई तो उनकी 9 सीटें कम हो गई। अगर ये 2024 में इनको 64 सीटें अपनी बरकरार रखनी है या उसको बढ़ाना है, तो इनको जनता की जो उम्मीदें हैं, जिस वजह से जनता ने इनको इतने सारे मुद्दों के बाद, इतनी सारे सवालों के बाद और विपक्ष के इतने बड़े अभियानों के बावजूद जनता ने इनको जिताया है। कहा जा रहा था कि बीजेपी बुरी तरह से वॉश आउट हो जाएगी, लेकिन विपक्ष
के ऊपर वो जो विपक्ष है वो अपना सीटें नहीं जीत पाया। इसलिए मुझे लगता है कि जो सरकार होगी उसको जिम्मेदार होना, जवाबदेह सरकार, जिम्मेदार सरकार, और जो गवर्नेंस है जो वो जनता के बीच में लेके जाएंगे। अगर नहीं लेके जाएंगे और जो योजनाएं चल रही हैं उसको और बेहतर ढंग से लागू नहीं करेंगे, जहां पे कमियां हैं उसको अगर चेक नहीं करेंगे, लीकेजेस को अगर ब्लॉक नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता शायद इनको इनका साथ छोड़े और विपक्ष के साथ जाए, क्योंकि विपक्ष भी अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और 10% वोट समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, जो और अगर उसके अलायंस का मिला लिया जाए तो 36-37% वोट होता है। तो 36-37% और 42% वोटों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और लोकसभा की सीटों पे इसका बड़ा असर पड़ेगा। बिल्कुल, संजीव जी भी हमारे साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। संजीव जी, आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दीपक जी के पास मैं जाना चाहूंगी एक सवाल उनसे, क्योंकि विजय जी ने जो बात कही कि अब बीजेपी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है 2024 के लिहाज से, तो दीपक जी, क्या जिम्मेदारी जो बढ़ी है उसको निभाने की पहली सीढ़ी कैबिनेट गठन है? एक नए कैबिनेट का जो गठन होगा उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2017 से जिस प्रकार से जीत हुई और उसके बाद से लगातार काम में लग गए, और उसी तरीके से देखिए इस कैबिनेट गठन के बाद में जरूरी है उसके बाद लगातार सबसे पहले जो जनता ने आपका आशीर्वाद दिया है, जो हमें आशीर्वाद मिला है, उस आशीर्वाद को उनके लिए उनके सड़क के कार्यों में, उनके रोजगार के कार्यों में, उनकी शिक्षा के कार्यों में, उनके जो कल्याणकारी योजनाएं उनको बढ़ाने में जो हमने वादे किए थे, अपना संकल्प पत्र लेकर आए थे, उन सभी संकल्प पत्रों के संकल्पों को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार काम करेगी। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐसी सरकार थी जिसने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, और यही इसी प्रकार से जो हम काम कर रहे हैं उसका रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश करने का काम करेंगे, जिससे जनता को हम पर विश्वास बना रहे और आगे भी ऐसे ही जनता का आशीर्वाद मिलता रहे। जी तारिक जी, आपका भी पहला रिएक्शन यहाँ पर, क्योंकि अब नई सरकार बनने वाली है, सीएम योगी की दूसरी पारी शुरू होने वाली है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष के बात देते हैं कि ये तो है जनार्दन मौलिक है, ये मैंडेट है हमारे लिए विपक्ष बैठे और बीजेपी सरकार चलाए, और जो विपक्ष की भूमिका है उसको पहले भी, लेकिन ये बिल्कुल कहूंगा कि वो बहुत सशक्त विपक्ष इस बार आपको दिखाई देगा, बहुत मजबूत विपक्ष आपको दिखाई देगा। और अगर पब्लिक ने मैंडेट दिया है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में रहे, तो हम इनको मुबारकबाद देते हैं और उस भूमिका को निभाने के लिए हम तुरंत उसी काम में लग जाएंगे। बिल्कुल, मजबूत विपक्ष के लिए आपको शुभकामनाएं भी तारिक जी। संजीव जी, आपका भी आंकलन यहाँ पर क्या कहता है? क्या फॉर्मूला होगा योगी सरकार के कैबिनेट 2.0 का? देखिए प्रीति, अब की बार जब योगी सरकार का गठन होगा तो उसमें सामाजिक समीकरण सबसे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अब की बार जो वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं वो 3% की उसमें इंक्रीजमेंट हुई है। वो 3% किस तरीके का वोट शेयर है वो हमें समझना पड़ेगा। आप समझिए, बहुजन समाज पार्टी जो 2017 में 22% वोट शेयर पाती है, वो अब की बार 12 पे आ जाती है। उसका वोट शेयर समाजवादी पार्टी की ओर जाता है और भारतीय जनता पार्टी की ओर आता है। भारतीय जनता पार्टी को दलित वोट बैंक में जो सेंध अब की बार लगाई है वो मंत्रिमंडल तक ले जानी पड़ेगी। और यही सवाल मैं पूछना चाहता था दीपक से। दीपक, क्या आपको लगता है कि अब की बार आपने जो भारतीय जनता पार्टी की ओर दलित वोट शेयर बढ़ाया है, क्या वो मंत्रिमंडल में दिखाई देगा? और किस तरीके से सामाजिक समीकरण साधेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अगड़ा पिछड़ा दलित और तमाम अल्पसंख्यकों की बातें होती हैं, उसको बेहतर तरीके से साधना बहुत जरूरी है 2024 जीतना है तो। देखिए संजीव जी, लगातार आप देखते आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सभी जातियों की, सभी वर्गों की सरकार है। ये किसी विशेष जाति वर्ग की नहीं है, विशेष धर्म की नहीं है, विशेष संप्रदाय की नहीं है, विशेष क्षेत्र की नहीं है। हमने बोला था कि हमारी पार्टी के अंदर सभी पार्टियों का, सभी जितने भी वर्ग हैं उन सबका समावेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी का मूल रूप से बढ़ने का कारण भी यही है कि किसी परिवारवाद से नहीं आती ये, और उसी के अंदर हमने ये देखा कि सभी वर्गों को हम धीरे धीरे करके एक नेतृत्व प्रदान करने का काम करते हैं, चाहे किसी जाति का नेतृत्व प्रदान करने का काम हो,
चाहे किसी समुदाय को वेतन प्रदान करने का काम हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी करके दिखाया और ये आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, जिससे कि देखिए हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर सभी समाज और वर्ग को, अगर उनमें से एक भी पीछे रह गया तो पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का आप विकास सुनिश्चित नहीं कर सकते। अगर पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास सुनिश्चित करना है तो उन सबका उत्थान और उन सबका नेतृत्व आवश्यक है, और यही इसी में भारतीय जनता पार्टी लगातार रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार सभी वर्गों के अंदर कुछ ना कुछ अपना नेतृत्व देने का काम किया है, और उसी के कारण देखेंगे कि आपका प्रत्येक समाज का नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलेगा आपको। तो वही नेतृत्व काम करेगा उन लोगों के समाज के लिए काम करने का, और वही भारतीय जनता पार्टी मिलकर एक पूरा परिवार बनती है, और उसी परिवार के माध्यम से हम पूरे अपने पूरे ठीक परिवार है। का विकास। विजय उपाध्याय जी जुड़े हैं जो उत्तर प्रदेश की सियासत को बखूबी समझते हैं। दीपक, लौटेंगे आपके पास। विजय उपाध्याय जी, जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे और नरेंद्र मोदी देश को लीड कर रहे थे, तब तमाम ऐसे नौकरशाह थे जो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े और बाद में उनको बड़े मंत्रालय सौंपे गए। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में भी इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल सकता है? मोदी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, शलभमणि त्रिपाठी जीत के आए हैं, इसके अलावा राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से जीते हैं, असीम अरुण जीते हैं, और तमाम इस तरीके के लोग हैं। क्या आपको लगता है कि अब की बार जो योगी कैबिनेट होगी वो पूरी तरीके से मोदी पैटर्न पर हो सकती है? देखिए, लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे मोदी फैक्टर, मोदी मैजिक दोनों काम करता है, और जो रीजनल पार्टियां हैं आमतौर पे लोकसभा चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं नजर आती है। 2019 के लोकसभा चुनाव को आप देखिए, दो पार्टियां सपा बसपा एक साथ आ गई, रीजनल पार्टी आरएलडी भी उनके साथ थी, इसके बावजूद तीनों मिलकर सिर्फ 15 सीट जीत पाई। ये हुआ ये है कि जनता का जो भरोसा है वो मोदी पे ज्यादा है, और इसीलिए इतनी ज्यादा चीजों के बावजूद जो विपक्ष को उम्मीद थी कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी, विजय जी, और हम लोगों को लग रहा था कि सत्ता से बाहर नौकरशाह योगी कैबिनेट में नजर आएंगे, अच्छी सीटें जीत के आएगा, लेकिन विपक्ष उतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर नहीं पाया। लग रहा है हमको आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। विजय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज कट कट के आ रही है। उनका सवाल ये है कि क्या नौकरशाही का पैटर्न यहाँ पर रहेगा सेकंड पारी के दौरान, या यूं कहें कि जो प्रशासनिक क्षमता के अनुभवी हैं उनको जगह दी जा सकती है? देखिए, मंत्रिमंडल में मैं कह रहा हूँ, AK शर्मा जी जो IAS अफसर थे गुजरात काडर के, और 2 साल नौकरी थी, और उसके बाद BRS लेके आए, उत्तर प्रदेश से MLC हैं। उस समय चर्चा थी कि डिप्टी CM बनाए जाएंगे। मुझे लगता है कि शायद तब नहीं बने, तो अब उन्हें महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। मुख्य बात यही है कि परफॉर्मेंस वाली गवर्नमेंट बननी है। जो परफॉर्मेंस 17 से 22 के बीच था उसको बेहतर करना है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे कमियां थी और ब्यूरोक्रेसी ने अपने मन से तमाम चीजें किया और बहुत जगह डिले किया, और ये हमेशा समस्या होती है किसी भी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के लिए कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम लें, और ब्यूरोक्रेसी से काम लेना बहुत आसान नहीं है। इतने तरीके के बहाने वो बनाते हैं, फाइलों को लटकाते हैं कि जो काम 4 दिन का है वो 4 महीने भी हो जाए तो बड़ी बात है। तो ये जो गैप है, इस गैप को कैसे फुलफिल करना है, बीजेपी के सामने ये चैलेंज है, और इस समस्या को प्रधानमंत्री मोदी भी जानते हैं। शायद यही वजह है कि जो ब्यूरोक्रेसी से राजनीति में लोग आते हैं उनको अपनी पार्टी में जगह भाजपा ने सबसे ज्यादा दिया है। चाहे केंद्र की सरकार में आप देखिए, विदेश मंत्री हो या नगर विकास मंत्री हो, हरदीप पुरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ले आए। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, और उत्तर प्रदेश में कम से कम एक नाम से तो मैं काफी आश्वस्त हूँ कि असीम अरुण को जरूर ले आएंगे, क्योंकि वो दलित समुदाय से हैं और जाटव समुदाय से हैं। राजेश्वर सिंह भी है। सिंह तो मुख्यमंत्री ही हैं, तो एक जंगल में एक ही शेर रहता है, ज्यादा शेर नहीं रहेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह जी भी हैं, उनको भी एडजस्ट करना है। इसके अलावा पहले से जो सिंह लोग हैं उनको भी रखेंगे। नए सिंह को शामिल करना मुझे लगता है कि थोड़ा टफ है, क्योंकि पार्टी कार्डर से उधर दयाशंकर सिंह बलिया से जीते हुए हैं, और बलिया में 2 मंत्री थे, दोनों हार गए हैं। तो तारिक अब नतीजे आ चुके हैं। तारिक से सवाल है। तारिक जी, अब नतीजे आ चुके हैं और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरे चुनाव में कहते नजर आए कि उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास करना है, उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधाएं देनी है। तो अब नतीजे आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। क्या अब की बार समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक सरकार का इस
मामले में सहयोग देंगे कि जो नीतियां है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए वो बनाई जाए। हाउस में जिस तरीके के हंगामे होते हैं, क्या आपकी बार नई समाजवादी नजर आएगी? क्योंकि आप भी के नेता कह रहे थे नई हवा है, नई सपा है, अब की बार नजारा अलग होगा समाजवादी पार्टी का, या पुराने ढर्रे पे चलेगी? बिल्कुल पुराने ढर्रे पे क्यों चलेगी। और आप बता दीजिए, क्या जब समाजवादी पार्टी हमेशा लोकसभा में बैठी, चाहे पक्ष में बैठी चाहे विपक्ष में बैठी, तो जब अच्छी नीति आई तो क्या उसका टेबल बजाकर, ताली बजाकर स्वागत नहीं किया गया? जब आप सर्वसम्मति से पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित करते हैं तो क्या उसका ताली बजाकर समाजवादी के सांसद स्वागत नहीं करते थे? उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में विपक्ष का जो मूलभूत रोल है उसको समाजवादी पार्टी बखूबी समझ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत मजबूत विपक्ष है, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, हम पे जनता ने बिल्कुल, हम सत्ता में नहीं है मगर हम विपक्ष में हैं, और अगर अच्छी योजनाएं लाएंगे तो उसको समर्थन भी किया जाएगा। मगर विपक्ष की भूमिका ये होती है कि किसी भी पॉलिसी का वो एंगल सरकार को दिखाना जो एंगल वो नहीं देख पा रहे हैं। और बीजेपी के ऊपर कभी कहा रहेगी तारिक जी, क्या समाजवादी पार्टी ने इस बात का कोई विश्लेषण किया है कि आखिर हार किस वजह से हुई? देखिए, हार के एनालिसिस के लिए तो पार्टी की प्रक्रिया है, उसके लिए बाकायदा मीटिंग बुलाई जाती है, वो विधानसभा वार उसकी चर्चा होगी कि कहां पर हम कितने वोट से हारे, क्यों हारे। और जाति की बात जहां तक है तो आज जाति की बात तो प्रधानमंत्री ने कल अपने संबोधन में खुद ही कर दी, तो उसके लिए अगर छोड़ दिया जाए तो वो तो विधानसभा वाइज और पार्टी की स्टेट वाइज हमारी बाकायदा मीटिंग होती है, जिसमें विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी उनको बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि ये विधानसभा में क्यों हारे। सिर्फ हारने वाली सीटों को बुलाया जाता है, उसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। उसके लिए पूरा मंथन है, पूरा एक प्रोसेस है। लेकिन आप भी कुछ कारण विजय जी, हम देखते ये होंगे समझना तारिक चाहेंगे जी। कि अब भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है उत्तर प्रदेश में, तो अब जब योगी मंत्रिमंडल का पूरी तरीके से अवधारणा रखी जाएगी, नामों का ऐलान होगा, तो क्या पावर सेंटर दिल्ली बन गया है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके की चर्चा है कि कल के बाद कभी भी दिल्ली जा सकते हैं, संगठन मंत्री जो उत्तर प्रदेश के सुनील बंसल हैं, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन, सबको दिल्ली बुलाया जाएगा, तो जिस तरीके से टिकट वितरण दिल्ली से हुआ था, क्या अब मंत्रिमंडल के नामों का ऐलान भी दिल्ली से होगा? क्या समझते हैं आप? इतना है। संजीव जी, आपका ये सवाल विजय जी से है। जी विजय जी। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार है। जब चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर और सहित एक लंबी चौड़ी फौज यहाँ मौजूद थी, तो जाहिर है कि जो फैसले हैं उसमें उनका हस्तक्षेप जरूर होगा। और बीजेपी चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनका केंद्रीय संसदीय बोर्ड है, वो तय करते हैं। इस बार, पिछली बार तो मंत्रिमंडल की जो शुरुआत हुई थी उस समय भी जो पार्टी लीडरशिप है उसने तय किया था। इस बार भी मंत्रिमंडल में क्या जो गठन है उस पर निश्चित तौर पे वहां विचार करेंगे। 2017 में भी किया था, हालांकि जब बाद में मंत्रिमंडल के विस्तार हुए तो उसमें प्रदेश स्तर पे निर्णय हुए थे, केंद्र का उतना हस्तक्षेप नहीं हम लोगों को दिखा था। लेकिन इस बार भी आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन अभी जो गठन होगा उसमें निश्चित तौर पे एक एक मंत्री की प्रोफाइल, जिन नए विधायकों को शामिल किया जाएगा उनकी प्रोफाइल, उनका बायोडाटा, उनके कामकाज, उन सारी चीजों को पार्टी देखेगी, उसके बाद शामिल करेगी। क्योंकि उनको परफॉर्मेंस देना, अगर परफॉर्मेंस देने में नाकाम होगी, जो अपर हैंड था अपोजिशन को, जो जिससे बीजेपी ने हराया, वो हथियार परफॉर्मेंस था। गरीबों को जो योजनाएं हैं उनके सीधे लाभ का था, उस चीज को कंटिन्यू करेंगे और बेहतर करेंगे। ज्यादा संख्या में प्रधानमंत्री आवास देंगे। ज्यादा दो संख्या बातें और हैं, दो बातें और हैं विजय जी, जो आप ही समझा सकते हैं। एक तो केशव प्रसाद मौर्य का भविष्य किस तरीके का होगा? क्या उत्तर प्रदेश में वही पोजीशन होगी उनकी जो 2017 से 2022 तक थी? और एक और, जब अंतिम मंत्रिमंडल का विस्तार योगी सरकार ने किया था, तब तमाम ऐसे मंत्रियों के नाम थे जिनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाना था। अब नया गठन होगा, तो क्या आपको लगता है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी फैसला लेगी? नहीं, देखिए, काम करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन जो आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी भी केंद्र से आए, प्रधानमंत्री के साथ काम करते थे, दुर्गा शंकर मिश्रा जी। इस सरकार में चीफ सेक्रेटरी, पिछली सरकार में चीफ सेक्रेटरी उतने ताकतवर नहीं थे। इस सरकार में निश्चित तौर पे चीफ सेक्रेटरी का अहम रोल होगा, क्योंकि
बात वहीं फिर चली जाएगी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर। लेकिन मंत्री, जहां तक केशव की बात है, केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं अभी वो, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में वो रहेंगे, क्योंकि यूपी में जो ओबीसी का परसेंटेज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और बीजेपी अपने आधार को इस आधार को इसलिए नहीं खोना चाहेगी कि आप चुनाव में 7,000 से हार गए हैं, तो वो एक लोकल इक्वेशन ऐसा बन गया जो जिसकी वजह से वो सिराथू से चुनाव हारे। अन्यथा केशव मौर्य लोकप्रिय हैं, और योगी आदित्यनाथ के बाद अगर सबसे ज्यादा स्टेट के किसी लीडर ने चुनाव सभाएं की हैं तो वो केशव मौर्य, और इनकी मांग भी बहुत ज्यादा थी केशव मौर्य जी की, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि केशव मौर्य पे कोई ज्यादा असर पड़ने वाला है। और बीजेपी अपने एसेट को बनाए रखती है, उसको ऐसा नहीं है कांग्रेस की तरीके से कि अपने नेता को ही नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि पार्टी नेताओं से बनती है, कार्यकर्ताओं से बनती है। अगर कोई पार्टी अपने ही नेता का नुकसान करेगी, अपने ही कार्यकर्ता का नुकसान करेगी, तो फिर पार्टी मजबूत कैसे होगी। बीजेपी की स्ट्रेंथ ही यही है कि कमजोर जो जनाधार वाले नेता हैं, अगर वो काबिलियत रखते हैं तो उनको राज्यसभा और विधान परिषद के माध्यम से ले आते हैं और उन्हें महत्व देते हैं। लेकिन विजय जी, यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रही है, तो क्या डिप्टी सीएम का पद ही रहेगा, या कैबिनेट में कोई जगह दी जा सकती है, या फिर संगठन में शिफ्ट कर दिया जाएगा? विजय जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है विजय जी तक आवाज तो नहीं यहाँ पहुंच रही पर है। क्या डिप्टी सीएम दीपक जी से सवाल ले लेते हैं प्रीति। बिल्कुल जी। विजय जी, मिल रही है आपको आवाज मेरी? हाँ, मिल रही है, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। क्या अभी भी यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रहेगा? और जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के महत्व आपने बताया, पार्टी के अंदर कितनी अहम भूमिका उनकी है, तो ऐसे में क्या डिप्टी सीएम पद पर बने रहेंगे, या मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, या संगठन में शिफ्ट किया जा सकता है? किस तरीके की संभावनाएं देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम 2 से 3 भी हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, और आप पश्चिम को अगर संतुलित करते हैं तो पूरब असंतुलित हो जाता है। अगर पूरब को आप ठीक रखने की कोशिश करते हैं तो बुंदेलखंड में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इतने बड़े स्टेट के लिए इनको काबिल लोगों की जरूरत है, और केशव मौर्य एक सक्षम नेता है, जनाधार वाले नेता है। मुझे लगता है कि शायद वो मंत्रिमंडल में उनको बनाए रखेंगे, क्योंकि एमएलसी है वो। ऐसा नहीं कि विधानसभा चुनाव हार गए तो वो उनको फिर से चुनाव लड़ना है या एमएलसी बनना है। एमएलसी तो वो अभी भी है, वो अपनी सीट बरकरार रखते हुए वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अभी चर्चाएं तो कई तरीके की है। एक चर्चा ये भी है कि वो केंद्र में जाएंगे, लेकिन अगर बीजेपी उन्हें केंद्र में भेजेगी तो वो असर नहीं होगा उनका उत्तर प्रदेश में जो यहाँ रहते हुए हो सकता है। जी संजीव जी। दीपक से एक सवाल प्रीति ये है कि अब की बार जिस तरीके का स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी खेमा जब ज्वाइन किया था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तीखे वार किए थे। अब नतीजे आ चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार चुके हैं, इसके अलावा उनके साथ जो धर्म सिंह सैनी गए थे वो चुनाव हार चुके हैं। तो क्या दीपक आपको लगता है कि जनता ने जवाब दिया है, या फिर इनका बड़बोलापन समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य को नुकसान पहुंचा गया? देखिए, 2 चीज है। एक तो वो अपनी जाति के नेता नहीं थे, दूसरा उनका बड़बोलापन। जितना वो भारतीय जनता पार्टी पर पत्थर फेंक रहे थे, उतना ही कीचड़ उनके ऊपर लगातार लग रहा था। देखिए, उन्हें तो जानकारी नहीं थी कि जो कमल का फूल है वो कीचड़ के अंदर फलता है, और वहां पर जब कमल के ऊपर जब तो पत्थर डालेंगे तो जो कीचड़ है जो उसके नीचे है वो आपके ऊपर लगेगा। और वही उसी का परिणाम ये हुआ कि वहां की जाति के लोगों ने जिस प्रकार से देखा कि आप अपने परिवार की बात कर रहे हैं और हमारे नाम पर आप पूरे वोट आ रहे हैं, तो उन्होंने जो जाति की राजनीति को लगातार 14 से हम लगातार आपके सामने संजीव जी बात करते आ रहे थे कि 14 के बाद से उत्तर प्रदेश की जनता ने जाति की राजनीति को पूर्ण रूप से नकार दिया है। और ये 2022 के मत में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता जाति के ऊपर वोट नहीं देती। अब उत्तर प्रदेश की जनता विकास के ऊपर वोट देती है, प्रशासन के ऊपर वोट देती है, राष्ट्र के मुद्दों के ऊपर वोट देती है। कल्याणकारी योजनाएं जो जनता तक सीधे पहुंच रही है, डीबीटी के माध्यम से जो पैसा सीधे उनके अकाउंट्स में पहुंचता है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है, सांस्कृतिक क्षेत्र के जो केंद्रों का विस्तारीकरण हो रहा है, उस पर वोट देती है। तो उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से तकदीर और तस्वीर उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदली है, लोगों ने उसको वोट दिया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्ग विशेष की सरकार ना होकर पूरा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की सरकार है। तारिक जी, आपसे भी यही सवाल है, क्या आपके नेता अखिलेश यादव ने अपने कोर नेताओं से ज्यादा बाहर से आयातित नेताओं पर भरोसा किया,
स्वामी प्रसाद मौर्य जब उनको सपने दिखा रहे थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को हिंद महासागर में डाल दूंगा, मैं नेवला बन के आरएसएस को डस लूंगा, तो क्या अखिलेश यादव को नहीं चाहिए था कि अपने कोर जो नेता है उन पर भरोसा करें, या फिर ज्यादा बातों में आ गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य की अखिलेश यादव, ज्यादा भरोसा कर लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कोई भी नेता, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है। अब वो जीत गए तो वो इस स्थिति में बिल्कुल है कहने के। अगर वो हार जाते तो हम कहते हैं कि हमारी बहू गई और उनको हरा दी। तो ये सब तो होता रहता है, जलिए सत्ता की बात है। हम कहते थे कि हमने अपनी बहू को भेज दिया और वहां पर हरवा दिया। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी में कई नेता आए और बहुत से नेता आ गए, और ऑलरेडी समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, क्योंकि आप पहले ही देख चुके हैं कि शिवपाल यादव जी का विवाद हुआ, फिर वो हमारे साथ आए। इन सब चीजों का मंथन जरूर करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नेता आया है, समाजवादी पार्टी में आ रहा है और वो उसका चेहरा बड़ा लगता है, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए तो छोटे नेता लगने लगे। अभी तक वो बहुजन समाज पार्टी के नेता सदन थे तो वो बड़े नेता थे। जब वो भाजपा में चले जाते हैं और भाजपा की सरकार बन गई थी तब वो बड़े नेता थे, अब छोटे नेता हो गए। सवाल तो जब खड़े ये होंगे ना, देखिए आप जब चुनाव जीतते हैं तभी आप बड़े नेता होते हैं। ऐसा नहीं है कि लगातार आपको जीतना पड़ता है, बने रहना पड़ता है। आप अपनी सीट तो बचा नहीं पाए, समाजवादी पार्टी को क्या जितवाते हैं? चुनाव जीतना पड़ता है, बिल्कुल बड़ा बनने के लिए चुनाव जीतना पड़ता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जरूर चुनाव हारे, उसके लिए उनको भी इस चीज का मंथन करना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी को पूरा यकीन था कि वो सत्ता में नहीं आएगी। हम सत्ता में नहीं आए या जनता ने हमको उस तरीके का मैंडेट नहीं दिया, हम उस चीज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम अपनी हार को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, उससे भागने वाली समाजवादी पार्टी कतई नहीं है। खासकर मैं तो बिल्कुल नहीं भागने वाला हूँ। बिल्कुल संजीव, यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, जो मैंडेट जनता ने दिया है उसको स्वीकार रहे हैं और आगे और बेहतर काम, एक बहुत बेहतर मजबूत विपक्ष के तौर पर काम करने के लिए यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी खुद को तैयार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी, विजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अब दूसरी पारी योगी की शुरू होने वाली है और कैबिनेट का गठन होना है, जिसको लेकर मंथनों का दौर जो है वो यूपी के अंदर शुरू हो गया है। लेकिन दिल्ली दरबार में भी जल्द ही ये लिस्ट पहुंच जाएगी जो कि सीएम योगी तैयार करेंगे और आखिरी मोहर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगाई जाएगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि होली से पहले सीएम योगी सीएम पद की एक बार फिर से शपथ लेंगे और जल्द ही नई कैबिनेट का भी गठन होगा। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के आधार पर किस तरीके से इसको बनाया जाएगा, ये देखना सबसे अहम रहने वाला है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।